GK sheet number 15. Which of the following terms is used when sun is perpendicular at the equator? सन जब इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है और सूरज बिल्कुल परपेंडिकुलर है इक्वेटर पर, इसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे इक्वल नाइट, ठीक है। तो सन जब अर्थ पर इक्वेटर पर, डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ता है तो जो है दिन और रात इक्वल होते हैं, है ना। और ऊपर होने से क्या होगा, फिर दिन बड़ा हो जाएगा और नीचे होने से क्या है, दिन छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। ये फिगर देखिए, इक्विनॉक्सेस ये है। इक्विनॉक्सेस मतलब सन की जो रेज है बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ रही है। सन की रेज एग्जैक्टली इक्वेटर पर पड़ रही है ना। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या होता है। ये है आपकी इक्वेटर, ठीक है। सन की रेज अभी कहां पड़ रही, इक्वेटर में कि ऊपर की तरफ? इक्वेटर के ऊपर की तरफ, है ना। तो आपको मालूम है कि ऊपर की तरफ ही तो हमारा इंडिया है ना, एशिया है। अगर हम एशिया की नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट पड़ रही है कहाँ, ऊपर, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर, ऊपर मतलब कहाँ, एशिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर। तो यहाँ पर क्या पड़ रही है, गर्मी चल रही है, ठीक है। लेकिन जब ये घूम के उस तरफ आता है ना, तो आपको मालूम है ये इक्वेटर और इंडिया उसके ऊपर है, तो एशिया उसके ऊपर है। तो अभी सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में नहीं, साउथ में, है ना। तो डायरेक्ट रोशनी यहाँ पड़ रही है और स्लांट रोशनी जो इंडिया के ऊपर रोशनी आ रही है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इसलिए यहाँ पर ठंडी पड़ती है। तो ये ठंडी, और ये जो दो पोजीशन दी हुई है, ठीक है, ये पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, मार्च और सितंबर, यहाँ पे क्या रहता है, ये तो देखो ये सामने सामने है ना। टिल्टेड जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, समझ लीजिए लेफ्ट की तरफ, है ना। तो उसका पोजीशन पे 1 और 2 पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो सूरज की रोशनी है बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेटर पर होती है, इसलिए इक्वल डे इक्वल नाइट, ठीक है। और फिर पोजीशन नंबर 3 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट ऊपर की तरफ, हमारे ऊपर, यहाँ पे दिन बड़े होंगे, ठीक है। और 4th पोजीशन देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट की रोशनी सूरज की कहाँ पड़ रही है, साउथ की तरफ, यहाँ पर दिन छोटे होंगे, रात बड़ी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज से बनता है? आंसर इज जिप्सम, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बार ये पेरिस में बनाया गया, और जिप्सम पेरिस में बहुत मिलता है, ठीक है। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट H2O। H2O के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जब उसको अपन हीट करते हैं 100 डिग्रीज पर, उसका 1.5 मॉलिक्यूल टूट के निकल जाता है, ये बचता है CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है। बॉक्साइट क्या है, ये तो कॉपर का वो होता है। लाइम क्या है, वो लाइम स्टोन है, समझ लीजिए, कैल्शियम सल्फेट। लेकिन जिप्सम अलग चीज है, इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हमने कब किया? ठीक है, सबको मालूम है कि 26 जनवरी 50 को हम लोग क्या बनाते हैं, अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है, इफेक्ट में आया। लेकिन अडॉप्ट कब कर लिया था हमने अडॉप्ट जो है 26 नवंबर 49 को ही कर लिया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हो चुका था, आपका आंसर आ गया ये। लेकिन हमने फिर क्या किया, हमने रिपब्लिक डे 26 जनवरी को डिसाइड क्यों किया? क्योंकि लाहौर सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में ये डिसाइड हुआ था कि जो है 26 जनवरी कब, 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया था उन्होंने, ठीक है।
तो इसीलिए जो है फुल इफेक्ट में जो आया वो 26 जनवरी में आया। अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। 1919 इज एसोसिएटेड टू, तो सबको मालूम होगा जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हुई थी, है ना। जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया था निहत्थे लोगों पर और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। अक्सर तो ये 1700s का है। पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 1905 का है। खिलाफत मूवमेंट 20 का है, ठीक है, 1920। जय हिंद पहली बार कब यूज हुआ? इंडियन नेशनल आर्मी ने यूज किया, आबिद हसन, ठीक है। सबको एकदम से याद आता है सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको अडॉप्ट किया और सब लोग ने फिर ये नारा, ये जो सल्यूट करते थे एक दूसरे को, जय हिंद बोलते थे। लेकिन पहली बार यूज जो है इंडियन नेशनल आर्मी ने किया, आई ने। फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या थे? देखो, ये नहीं देखना पॉवर्टी ऑफ मासेस, पॉवर्टी तो बहुत जगह थी, है ना। लेकिन ये जो रिसोरियो और कुछ और जो सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने बुक्स लिखी, लोगों को जागृत किया, न्यू आइडिया स्प्रेड किए, है ना। और अब तक क्या हुआ था, एक नई क्लास, मिडिल क्लास जो है वो तैयार हो गई थी। जो लोग पढ़े लिखे थे, अब वो सोच समझते थे, वो ये सोचते थे कि भाई राजा ने ऐसा क्या महान काम किया है जिसके लिए वो राजा बना है ना। और अगर वो हमको इक्वालिटी नहीं दे सकता तो उसके रहने का कोई मतलब नहीं। ये आइडिया स्प्रेड हुआ, इससे एक सबसे बड़ी क्रांति आई, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पहली ऐसी क्रांति थी जिसमें जनता ने राजा को हटाया था। ठीक, आंसर आएगा सी ऑप्शन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, महात्मा गांधी अटेंड करने गए हैं, लंदन में हुई। मतलब मीटिंग जो होती थी कि भाई बुलाया है मीटिंग के लिए, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने या वहां के जो है उनके साथ में मीटिंग, तो लंदन जाना पड़ता था मीटिंग के लिए। मैच करना है आपको तो महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च सबको पता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली आंदोलन में शामिल थे। पंडित जी का जो स्थल है ना, वो शांति वन है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन से एसोसिएटेड है। आपका आंसर आ गया। ग्रैंड ट्रंक रोड किसको कनेक्ट करता है? ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था, है ना, अमृतसर से कलकत्ता। गुरुदेव उसको कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को। पंचायती राज जो अभी ओरिजिनली चल रहा है उसकी कमेटी, वो कमेटी का गठन क्या था? कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। उनने प्रपोज किया था कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये बढ़िया सिस्टम है ना, इसको लागू किया जाए। शिप बिल्डिंग यार्ड, बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड इंडिया ने बनाया है। कहाँ? कोचिन में। आरएच फैक्टर किससे रिलेटेड है? आरएच फैक्टर क्या है? बेसिकली एक ये प्रोटीन होता है जो आरबीसी से जुड़ जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। चिली का कैपिटल क्या है? सेंटियागो। 1 गैलन कितना होता है? 4.5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 4.5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 4.546 लीटर्स आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है वैसे। वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे, it is because of the earth's inclination on its axis. Main cause of earth's bulging, भाई आपने देखा कि इक्वेटर पर उसका डायमीटर ज्यादा है, इक्वेटर पर डायमीटर ज्यादा है, पोल्स पर कम है ना। तो क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। बहुत तेज रोटेट कर रहा है किसी चीज को, लड्डू को बहुत तेज रोटेट करोगे ना तो इस साइड घूमेगा घूमेगा, एक फोर्स लगता है जिसके कारण यहाँ पे बल्ज हो जाएगा, ऊपर की तरफ कम हो जाएगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ये एक रेफरेंस लाइन है, 0 डिग्री रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड, है ना।
रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है, लंदन इंग्लैंड में, उसको एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उसको मान लिया है जीरो वाली लाइन, और वहां से ये जो लंदन से पास कर रही है जीरो वाली लाइन, 0 डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। और यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 डिग्री ऐसे पूरे 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट की तरफ पूरी मार्किंग कर दी है, ग्लोब की मार्किंग हो गई है। तो ये एक रेफरेंस लाइन है। 45 डिग्री अगर ईस्ट है, लंदन में दोपहर है, 12 बज रहे हैं, तो किसी प्लेस में 45 डिग्री ईस्ट है तो वहां का टाइम क्या होगा? देखिए इसका कैलकुलेशन मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन, ठीक है, पिछले एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 24 आवर्स में एक पूरा राउंड घूम जाती है अर्थ, 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 24 से डिवाइड कर दोगे 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री, हमें चाहिए 45 डिग्री, तो आप इंटू 3 कर दीजिए, तो 3 घंटे में 45 डिग्री, बस। तो 3 घंटे में, तो 12 के बाद 3 घंटे मतलब 3 PM उस जगह का 3 PM होगा। इसी चीज को समझाने के लिए देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अगर कहीं पर जो है लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82.5 डिग्री, मालूम है ना इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। अब इसको अपना एक घंटे में 15 डिग्री मूव करता है, तो कितने घंटे में 15 डिग्री से डिवाइड कर दो तो आ रहा है 5.5 आवर। तो आपको मालूम है ना, हम लोग जो है इंटरनेशनल टाइम हमारा जो इंडिया का 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग, इसलिए तो आगे हैं। हमारा जो लॉन्गिट्यूड कौन सा है? 82.5 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री, तो 5.5 आवर्स में 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, हम लोग जो ग्रीनविच से 5.5 आवर्स अहेड है। ये एक क्वेश्चन में कर चुके हैं हम लोग। कैंसम समिट इसके बीच में हुआ था, नॉर्थ एंड साउथ नेशंस। इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से जाती है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। फादर ऑफ सिविल एविएशन JRD टाटा ना, इनने बहुत मेहनत की थी सिविल एविएशन के लिए, एयर इंडिया का भी गठन किया था, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ विदरिंग, विदर हो रहा मतलब वो धीरे धीरे करके गल रहा, टूट रहा। नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, जो जो रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे मौसम की मार से, धूप, बारिश, आंधी तूफान, उससे जो डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं विदरिंग, नेचुरल प्रोसेस। आंसर इज सी। ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन किसको कहा गया है? अभी मैंने बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां एक आम जनता ने राजा को हटा दिया था गद्दी से। ये पहली बार पॉसिबल हुआ था, और उसके बाद ये क्रांति फैली पूरे यूरोप में, और पूरे यूरोप से पूरे वर्ल्ड में, और धीरे धीरे करके राजशाही खत्म हो गई। मोस्ट सिवियर अर्थक्वेक्स कहाँ आएंगे? अलोंग द फॉल्ट्स। फॉल्ट्स मतलब जहां जो प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स में जो गैप होते हैं ना, उसको फॉल्ट्स बोलते हैं। वहां पर अर्थक्वेक सबसे जो है सिवियर आएंगे। स्टडी ऑफ अर्थ, तो अर्थ किसको बोलते हैं? जियो, है ना, जियोग्राफी पढ़ा होगा, जियोलॉजी पढ़ा होगा, है ना। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी। अर्थ के साइंटिफिक स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी, जियोग्राफी भी चलेगा, हाँ। जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, ज्योग्राफी भी स्टडी ऑफ अर्थ कह सकते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वॉल्केनोज कहाँ है? सर्कल ऑफ फायर। ऊपर वाली जो इमेज है वो हाई टाइड की है, और नीचे वाली जो है वो लो टाइड की। जगह वही है, हाँ, आप देख रहे हैं सेम वही जगह है, ठीक है। तो हाई टाइड में क्या होता है कि पानी अपने एक लेवल से ऊपर आ जाता है, ये हाई टाइड है, पानी इतना आ गया। लो टाइड में वो नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। तो हाई टाइड मतलब देखिए, आप कभी अगर समुद्र के किनारे गए होंगे, बीचेस पे आप बैठे होंगे,
है ना। तो एक पर्टिकुलर लेवल है जो आप समझ लीजिए 12 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक, ठीक है, आपने देखा यहाँ समुद्र के किनारे बैठे। अब क्या है कि 5 बजे पानी थोड़ा सा बढ़ेगा, 6 बजे और बढ़ जाएगा, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अच्छा खासा लेवल बढ़ जाता है, तो पानी बढ़ गया। ठीक है, ये प्रक्रिया सुबह तक होती है। असल में क्या है, जब मून आता है ना, तो मून अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है। अब अर्थ को तो नहीं खींच सकता, तो पानी को खींच लेता है। ठीक है, फिर जब सवेरे होने लगता है तो फिर ये पानी धीरे धीरे वापस नीचे चला जाता है। इसको बोलते हैं हाई टाइड और लो टाइड। ये जो स्प्रिंग टाइड है, स्प्रिंग टाइड देखिए, अर्थ के सामने मून आया, उसने खींचा, ठीक है, लेकिन अगर उसी लाइन में सन भी आ गया, समझ रहे हैं, ये तीनों एक लाइन में आ गए, अर्थ सन मून, तो जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्स्ट्रा, मून का तो लग रहा था, सन का भी लग गया, तो एक्स्ट्रा पानी को ऊपर खींच देता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। ये महीने में 2 बार होता है। लो प्रेशर ट्रेमेंडस वेलोसिटी ऑफ विंड, मिसिसिपी के ऊपर अक्सर ये फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं टोर्नेडो। Which term is related to equal rainfall? आइसो हाइट। देखिए नाम तो हाइट है ना, लेकिन ये जो रेनफॉल से रिलेटेड है, इक्वल रेनफॉल वाली जगहों को जो हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं आइसो हाइट। काउंटर होता है इक्वल हाइट। इक्वल हाइट, देखो हाइट यहां आ रहा है ना, इक्वल आइसो हाइट बोलते हैं तो इक्वल रेनफॉल, और इक्वल हाइट अबव सी लेवल को बोलते हैं कॉन्टर्स। ठीक है, तो इस, और आइसोथर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर। आइसो बार, बार किसके लिए बोलते हैं, प्रेशर, इक्वल प्रेशर वाले एरिया को बार बोलते हैं। ठीक है, इक्वल टेम्परेचर वाले को आइसोथर्म बोलते हैं। आइसो हाइट जो है इक्वल रेनफॉल वाले को बोलते हैं। ओरियोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, जब कोई बहुत ऊंचे माउंटेन पर क्लाउड जाते हैं, है ना, तो उसमें बहुत मॉइस्चर है, वो नीचे उड़ते हैं, फिर वो अगर उसको ऊपर क्रॉस करना, दूसरे साइड क्रॉस करना, तो पूरी बारिश मॉइस्चर को यहाँ जब गिरा देगा, छोड़ देगा, तब वो थोड़ा हल्का होगा, तब वो ऊपर जाएगा। तो इस तरह की जो बारिश होती है, दूसरे साइड जो है बहुत ना के बराबर बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, इसको बोलते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल। सवाना ग्रासलैंड्स, टॉल ग्रासेस, एवरग्रीन फॉरेस्ट। साउथ वेस्ट मॉनसून में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, तो आपको मालूम है इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून सबसे पहले कहाँ आता, केरला में, और बहुत बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा बारिश जो है केरला। Which of the following states benefited from भाखरा नंगल? भाखरा नंगल जो है ना, पंजाब और हरियाणा में है, तो पंजाब और हरियाणा को तो फायदा मिलेगा ही, आगे जाकर इस प्रोजेक्ट से जो कैनाल बनाए हैं उसका पानी जो है राजस्थान में भी हेल्प करता है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये बेनिफिट होते हैं इस प्रोजेक्ट से। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर देता है? 368। हमने देखा जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है बहुत सारे चेंजेस, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे हैं एज पर आर्टिकल 368। Which of the following tax is levied, collected by the union government and shared by the states? GST, ठीक है, तो 50% जो है स्टेट का, 50% सेंटर का। Which place is associated with silk industry? भागलपुर। भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री, यहाँ पर सिल्क साड़ियां बहुत अच्छी मिलती है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी के, गोखले जी ने। Who determined the size of the earth? अर्थ का साइज जो है किसने मेजर किया था? इरास्टोनीज ने, है ना, हमने अर्थ वाले वीडियो में भी पढ़ा था इसको, इरास्टोनीज। लेकिन अगर ये आए कि पहली कोशिश किसने की, तो पहली कोशिश पाइथागोरस ने की थी, लेकिन साइज किसने डिटरमाइन करके निकाला? इरास्टोनीज। स्टडी ऑफ टाइम रिलेटेड टू अर्थ हिस्ट्री। जियो मीन्स अर्थ, क्रोनोलॉजी मीन्स टाइम, है ना।
कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जियो क्रोनोलॉजी। आंसर। हाईली पॉलिश्ड जेमस्टोन्स कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक दोनों में पाए जाते हैं। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, देखिए क्या होता है, मान लीजिए जैसे इंडिया में अपने पास यहाँ सब कोस्टल एरिया, यहाँ तो मौसम जो है वो ओके होता है ना, न ज्यादा सर्दी न गर्मी। इंटीरियर पार्ट जो होते हैं वो काफी सर्दी भी होती है और काफी गर्मी भी, एक्सट्रीम्स होते हैं। अ सॉलिड नॉन मेटल, मरकरी तो मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है लेकिन गैस है, वाटर तो ये तो कंपाउंड है, और आयोडीन एक सॉलिड है जो कि नॉन मेटल भी है ना, और लेकिन चमकता मेटल जैसा है, याद रखना ये एक एक्सेप्शन है। ऐसा कौन सा नॉन मेटल जो मेटल जैसा चमकता है? आयोडीन। तो गांधी जी पर जो फिल्म बनी थी उसमें सर रिचर्ड को कितने ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे? 8 ऑस्कर अवार्ड्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, ये किसने कहा है? जॉन कीट्स, एक जाने माने पोएट है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, है ना। एवोल्यूशन मतलब चेंजेस आते रहे हैं, है ना, ये हजारों लाखों सालों में जो चेंजेस आए हैं, जैसे कि जिराफ की गर्दन पहले थोड़ी लंबी थी, है ना, उसको खाने में प्रॉब्लम होती तो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, उसकी गर्दन धीरे धीरे करके लंबी हो गई। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जनरल असेंबली के कब इलेक्ट होते हैं? एवरी ईयर, हर साल नए प्रेसिडेंट। पैडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या मेजर करता है? डेप्थ ऑफ सी। विटामिन सी, है ना, खट्टे खट्टे में आता पाया जाता है ना, सबसे ज्यादा जो है ऑरेंज में पाया जाता है विटामिन सी। न्यूक्लियस में क्या होता है? तो आप याद रखना, एटम, ठीक है, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुआ? आजादी के बाद, है ना। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 51 से 52, 51 आए तो ठीक, 52 आए तो ठीक, 51 से स्टार्ट होकर 52 तक चला फर्स्ट जनरल इलेक्शन।